तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम आपको उस इंसान की कहानी सुनाएंगे जो एक ज़माने में अबू सलेम के लिए काम किया करता था और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के ऊपर जो हमले हुए थे उनमें खुद शामिल था। और एक हमले में तो जब पुलिस बॉडीगार्ड ने गोलियां चलाई तो वो इंजर्ड भी हो गया था और मुंबई के एक हॉस्पिटल में दाखिल भी हो गया था। आज 24 साल के बाद हमने उस शख्स को ढूंढ निकाला जो एक नए नाम से, नए अंदाज से अपनी एक नई जिंदगी जी रहा है। सुनाएंगे उस शख्स की कहानी जिसका आज का नाम आरिफ खान है। आप सबको याद होगा 90s के एंड में, नई सदी शुरू होने के पहले एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उस जमाने के सबसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर पर, जिनका नाम था राजीव राय। और ये अटैक हुआ था सेंट्रल मुंबई की बहुत ही बिजी मार्केट, एसी मार्केट के बाहर। एसी मार्केट जो तारदियों में है, वो उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। दर्जनों फिल्म प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, प्रोडक्शन हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिन लोगों के दफ्तर वहाँ पे हुआ करते थे। और उन्हीं दिनों में, उसके पहले 8-10 साल पहले, उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस हुआ करता था अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन अमर नायक का। उसके ऊपर भी अटैक हुआ था वहीं पे, उसी मार्केट में। लेकिन उसके काफ़ी साल बाद राजीव राय के ऊपर हमला होता है। वो हमला किसी और ने नहीं, छोटा शकील के साथी अबू सलेम ने करवाया था। बहुत बड़ी रकम मानी जा रही थी, बहुत बड़ी फिल्में हिट हुई थी उसके पहले राजीव राय की, जिनमें गुप्त वगैरह बड़ी बड़ी फिल्में थी। और भी बहुत उन्होंने फिल्में बनाई, मोहरा बनाई, बहुत हिट हुई थी। लेकिन उस समय जो अटैक हुआ वो बहुत बड़ी फिरौती की रकम मांगने के लिए हुआ, जो राजीव राय ने देने से इनकार कर दिया। और उसके बाद काफ़ी धमकियां मिलती रही। उसने पुलिस को कंप्लेंट किया, पुलिस ने उसको 2 बॉडीगार्ड भी दे दिए। एक उनके घर पे रहता था और एक राजीव राय के साथ हमेशा रहता था। बात उसी साल के एक रविवार के दिन की है, जिस दिन शाम को 5:15 बजे राजीव राय अपने ऑफिस का काम खत्म करके बाहर निकल के पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और उनका वो इकलौता बॉडीगार्ड अपनी कार्बाइन के साथ उनके साथ होता है। तभी 5 लोग अचानक सामने आते हैं और धार धार गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। राजीव राय बचते हुए भाग के वापस बिल्डिंग में घुस जाते हैं, लेकिन गोलियां चलानी बंद नहीं होती। उनका बॉडीगार्ड जवाबी फायर करता है और उसमें बाकी लोग गोलियों की बौछार से डरते भाग जाते हैं। लेकिन एक आदमी इंजर्ड हो जाता है और गिर जाता है, उसको पकड़ दिया जाता है। जब उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है, वहाँ से नज़दीकी होटल सबसे नायर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बॉम्बे सेंटर पे। तारदियों से ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ आए तो बहुत नज़दीक ही वो नायर हॉस्पिटल पड़ जाता है। आगरीपाड़ा और बॉम्बे सेंट्रल के बीच में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सुर्खियों में भी रहता है। खैर, वहाँ पे जब उसको दाखिल करवाया जाता है तो वो अपना नाम मोहम्मद हनीफ बताता है। और वो शख्स को जब इंजर्ड हालत में कोई 6-6:30 बजे के करीब एडमिट करवाया जाता है तो उसको और सेलिन वगैरह लगाया होता है, कोई ऑक्सीजन लगाई होती है और हॉस्पिटल में वो दाखिल अपने बेड पे पड़ा है। आधी रात के बाद का समय, 3-3:30 बजे, जब लाइट्स डिम की हुई थी हॉस्पिटल की। ये बात मैं वो बता रहा हूँ जो मोहम्मद हनीफ ने बताई कि 3:30 बजे के करीब का वक्त होगा जब आधी रोशनी में उसको लगा कि 2 आदमी उसके बेड के दोनों तरफ खड़े हॉस्पिटल में उसको जगा रहे हैं। और जैसे ही
मोहम्मद हनीफ ने आंखें खोली तो उनमें से एक आदमी जंप करके छलांग लगा के बेड के ऊपर चढ़ता है और इसकी छाती पे बैठ जाता है, और जो वो सेलिन वगैरह लगाई होती है, सिरिंजेस वगैरह, वो सब निकाल देता है खींच के हाथ से, और इस आदमी की पिटाई शुरू कर देता है। हॉस्पिटल में पड़े हुए एक मरीज की पिटाई आधी रात को वो शख्स कर रहा है। वो शख्स को और नहीं था, उस ज़माने का मुंबई का सबसे बड़ा पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रफुल्ल भोसले था। उसको गुस्सा इस बात का था कि उनके होते हुए इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक पुलिस वाले के ऊपर फायर करने की। उनको इस बात का गुस्सा ज़्यादा नहीं था कि राजीव राय के ऊपर अटैक हुआ, उनको गुस्सा इस बात का था कि हमारा पुलिस वाला जो एक शख्स को बचाने के लिए लगाया गया था, उसके ऊपर गोलियां चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन दूसरे लोगों ने, हॉस्पिटल के स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से प्रफुल्ल भोसले को उसके ऊपर से निकाला और उस आदमी की जान बचाई, नहीं तो शायद वो पीट पीट के वहीं उसको ख़त्म कर देते। ये वो ज़माना था जब रॉनी मेंडोंसा मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और R.S. शर्मा जॉइंट कमिश्नर क्राइम थे। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स था वो। हमने आपको थोड़े दिन पहले किस्सा सुनाया था जब रॉनी मेंडोंसा के टाइम पे भरत शाह का मर्डर होता है, रूपम स्टोर वाले का, और उसी समय गुलशन कुमार का मर्डर होता है रॉनी मेंडोंसा के टाइम पे। और रॉनी मेंडोंसा के समय में ही, उनके जो कार्यकाल था उसके समय में ही राजीव राय पे हमला होता है। तो इसमें पुलिस कमिश्नर का दोष नहीं होता, लेकिन जब बड़ी बड़ी हरकतें होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर को भी गुस्सा आता है। जब यह हमला हुआ तो रॉनी मेंडोंसा ने R.S. शर्मा, रणजीत सिंह शर्मा, उसको थोड़ी डांट फटकार लगाई कि तुम्हारे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर क्या कर रहे हैं, तुम्हारे होते हुए इस किस्म के दिन दिहाड़े अटैक बड़े लोगों पे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो रणजीत शर्मा ने प्रफुल्ल भोसले को कुछ कहा होगा, वो गुस्सा निकालने के लिए प्रफुल्ल भोसले आधी रात को नायर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और मोहम्मद हनीफ की पिटाई शुरू कर देते हैं। बात वहीं ख़त्म नहीं होती, ये आदमी अंडर अरेस्ट होता है। उसके बाद वो केस चलता है, काफ़ी दिनों के बाद उसकी ज़मानत होती है। दूसरा वाक्य सुन लीजिए, उतना ही इंटरेस्टिंग है। 21 जनवरी 2000 को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर राकेश रोशन, जिनका बेटा ऋतिक रोशन इतना बड़ा स्टार एक ज़माने में बना, आज शायद कुछ डाउन नज़र आ रहा है। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई थी, उनके बेटे को जो हीरो लेके बनाई थी इन्होंने, कहो ना प्यार हो गया। बहुत हिट फिल्म होने के बाद उनको धमकियां आनी शुरू हुई। विले पार्ले जुहू इलाके में तिलक रोड पे उनका ऑफिस हुआ करता था उस ज़माने में। तो राकेश रोशन जैसे ही अपने ऑफिस से निकल के गाड़ी की तरफ से, उसी किस्म का मंजर जो 2 साल पहले AC मार्केट के पास हुआ था, उसी किस्म की हरकत दोबारा उसी गैंग ने फिर की और उसी किस्म के 5 लोग इस हमले में शामिल थे। और जो आदमी राजीव राय के हमले में इंजर्ड हुआ था, मोहम्मद हनीफ, वो दोबारा फिर इस हमले में भी शामिल था जमानत के आने के बाद। यहाँ भी 5 गोलियाँ चलाई गई। 2 गोलियाँ राकेश रोशन को लगी, एक उनके दाएं हाथ बाजू में लगी और दूसरी उसके नीचे थोड़ा एल्बो के नज़दीक वहाँ लगी। तो बहुत बड़ा मुंबई में बवाल हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है। उसके पहले गुलशन कुमार की डेथ हो चुकी थी, फिल्म इंडस्ट्री में दहशत का माहौल। अब राजीव राय के बाद राकेश रोशन पे गोलियां चलानों से पूरी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री सुन्न व्यवस्था में थी। बहुत दहशत का माहौल था। लोगों ने नई फिल्में जिनकी तैयार पड़ी थी वो रिलीज़ करने पे रोक लगा दी कि अगर आप रिलीज़ करेंगे और फिल्म हिट हो जाती है, 4 पैसे कमा लेती है, तो अंडरवर्ल्ड की गोलियां आ जाएंगी। लोगों ने अपनी रिलीज़ 6-6 महीने तक फिल्में रिलीज़ नहीं की, रोक के रखी।
कि जब माहौल शांत होगा तो फिल्म रिलीज़ करेंगे। डर का माहौल इसलिए भी था कि राजीव राय, जिनके ऊपर एसी मार्केट में अटैक हुआ, उन्होंने उसके बाद देश छोड़ने का फैसला कर लिया था, जिसने और दहशत बढ़ाई इंडस्ट्री में। वो मुंबई छोड़ के, भारत छोड़ के इंग्लैंड के लंदन शहर में जाके बस गए। 15 साल तक बाहर रहे, वापस नहीं आए। और वो इलाका भी कुछ ऐसा हो गया था उन दिनों में कि उसके पहले से भी, 20 साल पहले से भी बहुत सारा क्राइम उस इलाके में हुआ, क्योंकि वहाँ टर्फ वार बहुत होती थी। हर गैंग अपनी सरदारी कायम करने के लिए उस इलाके पे कंट्रोल चाहता था। उसके पहले जैसे मैंने बताया, अमर नायक पे हमला, अमर नायक उस इलाके का कंट्रोल चाहता था, और गबली का दूसरी तरफ कंट्रोल था, वो यहाँ अपनी सल्तनत बनाना चाहता था। और उसी तरह पुराने ज़माने से पठान गैंग अपना दबदबा वहाँ बनाना चाहता था, और साथ ही साथ छोटा शकील और डी कंपनी उस इलाके पे कब्जा चाहती थी। आपको याद होगा बहुत सारे किस्से कांड उस सड़क पे हुए हैं जो शोर इस एसी मार्केट से लेके हाजी अली तक जाती है। हाजी अली दरगाह के बाहर जो मेन रोड पे जूस सेंटर है, हाजी अली जूस सेंटर, वो जो 1-1.5 मील का जो एरिया है, बहुत हैपनिंग प्लेस है। वहीं पे फेमस तारदेव एक स्टूडियो है, मुंबई के सबसे पहली मॉल उसी रोड पे बनी। और बहुत बड़े बड़े बिजनेस सेंटर्स जो हैं वहाँ पे, एक ज़माने वहाँ बॉश दवाइयों की कंपनी की फैक्ट्री भी हुआ करती थी, बाद में मॉल में तब्दील हो गई। और उसी सड़क के एंड में स्मगलिंग की हुई चीज़ों का बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई का हीरा पन्ना मॉल उसी कॉर्नर पे है। तो इस देखिए, जितना पैसा, जितना बिजनेस उस छोटे से एरिए में है, उसको अंडरवर्ल्ड कैसे कंट्रोल करना चाहता था ताकि उनके जेबों में बहुत बड़ी रकम आ सके। उसलिए ये खून खराबा लड़ाइयाँ उस एरिया में ज़्यादा होती थी। तो बहुत सारे क्रिमिनल उस एरिया में अड्डा जमा के बैठे थे और टर्फ वार को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी। खैर, उसके बाद ये आदमी राकेश रोशन के केस के बाद मोहम्मद हनीफ, जिसका नाम आपको बता रहा हूँ, उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा मैं, आज मिली है, वो आदमी इसमें भी इन्वॉल्व था और उसके बाद उसको जेल में जाना पड़ा। अब जब जेल में गया तो उसके बाद डी कंपनी, अबू सलेम कंपनी और छोटा स्टील कंपनी डाउन जा रही थी। उनका जो क्राइम का ग्राफ था वो नीचे जा रहा था। तो इस शख्स की बराबर इसके गैंग ने देखभाल नहीं की, तो बाकी दूसरों के साथ ये लोग थोड़ा सा अपनी लाइन बदलने के चक्कर में लग गए। जो राउफ भाई था, बहुत बड़ा आदमी, जो गुलशन कुमार केस में भी जो मास्टरमाइंड गिना जाता था, ये सब लोग राउफ को रिपोर्ट करते थे और राउफ इनकी पूरी जो बात थी वो अबू सलीम के तक पहुंचाता था। किसी बड़े लोगों के साथ इनकी बात नहीं होती थी। अब बताते हैं आपको वो शख्स मोहम्मद हनीफ, जिसका नाम उस समय रिकॉर्ड में था। आज के दिन में वो आदमी एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहा है और अपना नाम आरिफ खान रखा हुआ है। बहुत सारे साल जेल के बाद रहने के बाद उसने अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए पहले तो बड़े पुलिस अफसरों से राब्ता बनाया। ऐसे लोग जानते तो पुलिस वालों को शुरू से होते हैं, लेकिन जब वो फैसला करते हैं कि जो क्राइम की दुनिया, जुर्म की दुनिया छोड़नी है, तो एक नए सिरे से रिश्ते बनाते हैं पुलिस वालों से, ख़ास तौर पे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से। तो काफ़ी लोगों से रिश्ते बनाने के बाद इन लोगों ने पुलिस की मदद की। जो इनके दुश्मन थे उनको ठिकाने भी लगवाया होगा। लेकिन जैसे कहते हैं, माहौल जब बदलता है, समय बदलता है, तो बहुत कुछ आदमी की ज़िंदगी में भी बदल जाता है। आज के दिन में वही मोहम्मद हनीफ और आरिफ खान, जो नया नाम है उसका, वो मीरा रोड इलाके में एक बड़े बिल्डर के साथ अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए काम कर रहा है। अब फ्लैट्स का बनना, उनको बेचना, बिल्डिंग बन रही है उसका ख्याल रखना, और आज भी वो बहुत सारी एजेंसीज के और ऑफिसर्स के टच में है।
कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से दोबारा उसको जेल जाना पड़े या खून खराबा करना पड़े। सब छोड़ छड़ा के, उम्र भी अभी काफ़ी हो गई, उस समय 24-25 साल उम्र थी, आज 24 साल और हो गए, तो आप सोच सकते हो कि 50 के ऊपर की उम्र जब आदमी की हो जाती है तो वो अपनी ज़िंदगी को पटरी पे लाने की बात सोचता है, करता है। तो आरिफ खान आज के दिन का, पुराने ज़माने का मोहम्मद हनीफ, एक ही आदमी लेकिन किरदार अलग अलग। तो आने वाले दिनों में आपको और ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो एक ज़माने में बहुत खतरनाक और शातिर अपराधी रहे, शार्प शूटर रहे, लेकिन आज एक नई ज़िंदगी शुरू करके नई ज़िंदगी व्यतीत करने की फिराक में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में और इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।